अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णसंकरः। केरल के तटीय क्षेत्र एर्नाकुलम में अब एक छोटा सा गांव है पत्तनम। कभी यहीं पर हुआ करता था आधी दुनिया से जलमार्गों के जरिए सीधे जुड़ा बंदरगाह शहर मुजरिस, जिसकी जड़ें ईसा से 1000 साल पहले तक का साक्ष्य देती हैं। ग्रीको रोमन लेखों में इसका उल्लेख है। पत्तनम की आर्कियोलॉजिकल साइट पर खुदाई में सतह से करीब 2.5 मीटर नीचे 6 मीटर लंबी लकड़ी की एक सपाट डोंगी, 1 स्वर्ण आभूषण, कांच और पत्थर के मनके, तांबे और लोहे के बर्तन तथा 12 मानव कंकाल अस्थियां मिली हैं। इनके डीएनए ने एक नया रहस्य खोला है। मानव अस्थियों के डीएनए अनुक्रमण से यह स्पष्ट हुआ है कि इनमें यूरेशिया और दक्षिण एशियाई दोनों वंशावली यानी लाइनेज मौजूद है। यह साक्ष्य है कि ईसा से सैकड़ों वर्ष पहले हजारों किलोमीटर के फासले को लांघकर 2 अलग मानव जातियों का मिलन हो चुका था। सपाट नौका से आए इन साहसी लोगों ने हम पर प्रभाव डाला। इन पश्चिमी जातियों ने भारतीय समाज पर जो प्रभाव डाले, उनकी चर्चा हमने अपने पिछले 2 वीडियो भारतीय समाज में किस देश से आई ऊंच नीच तथा मत्स्य कन्या की संतानें में की थी। आज हम आपसे इन प्रभावों का साक्ष्य और संकेत देने वाले वैज्ञानिक प्रमाणों पर बात कर रहे हैं, जिनका खुलासा एक नए शोध से होता है। साइंस जर्नल जीन्स में प्रकाशित इस शोध को CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों के दल ने किया है, जिसका नेतृत्व वैज्ञानिक कुमार थंगराज और PG चेरियन ने किया है। मगर उससे पहले एक जरूरी बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और इस रोचक जानकारी को अपने मित्रों तक पहुंचाने के लिए शेयर बटन दबाकर लिंक को व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तथा टेलीग्राम के जरिए शेयर करने में कंजूसी न करें। पत्तनम में मिले साक्ष्य बताते हैं कि मुजरिस बंदरगाह से पर्सिया, मध्य पूर्व अफ्रीका के उत्तरी पूर्वी हिस्से, मिस्र और रोम तक व्यापार होता था। केरल के मसालों, भारतीय रत्नों, रेशम की वहां मांग थी, जिसके लिए व्यापारी सपाट लकड़ी की नावों पर जान की बाजी लगाकर समुद्री सफर करते थे। बदले में सोना लाते थे। दक्षिण भारत की एक बंदरगाह का उल्लेख प्राचीन ग्रीको रोमन लेखों में टिंडिस नाम से मिलता है। शायद यह इंडस का ही एक रूप है। ईसा से कई सहस्राब्दी पहले तक केरल से लेकर गुजरात तक के कई तटीय नगर नौपरिवहन के जरिए सीधे मध्य पूर्व से जुड़े थे। ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि गुजरात में कच्छ का रण कभी खाड़ी था। 7वीं शताब्दी तक यहाँ समुद्री जहाज चलते थे। ईसा पूर्व बुद्धकाल में भरूच भी एक बंदरगाह था। मांडवी में तो लकड़ी के जहाज बनते थे। बाराही का पुराना नाम फबावा था, जिसका अर्थ होता है बंदरगाह। इन सपाट नावों के जरिए सिर्फ व्यापार ही नहीं हुआ, इन पर सवार होकर जो लोग आए वे अपनी संस्कृति और अपने समाज के नियम कायदे भी लेकर आए। इनमें से बहुत से यहीं बस गए और उन्होंने हमारे समाज और रीति रिवाजों पर अपनी छाप छोड़ी। यह सब कैसे हुआ, बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सुधीर राघव। दर्शकों नमस्कार, दिल दिल्ली देश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर राघव और आप देख रहे हैं प्राचीन ग्रंथों से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको एक प्राचीन शहर के बारे में बताते हैं, एक ऐसे शहर के बारे में जो इस बात के संकेत देता है कि प्राचीन काल में ईसा से सैकड़ों साल पहले यूरेशिया और पश्चिमी सभ्यताओं का भारत में समुद्री मार्गों के जरिए आना जाना था। इस वीडियो के शुरू में आप मुजरिस के बारे में जान चुके हो, मुजरिस शहर के बारे में जान चुके हो और मुजरिस के वर्ण शंकरों के बारे में जान चुके हो। वहाँ पर जो 12 लोगों के कंकाल मिले हैं, उन अस्थियों के डीएनए अध्ययन से ये बात साबित हुई है कि दक्षिण भारत के इस हिस्से में, केरल के मुजरिस में, जो कि आजकल पत्तनम के नाम से जाना जाता है, एक छोटे से गांव पत्तनम के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर ईसा से पहले 2 अलग अलग मानव जातियों का मिलन हो चुका था, जिनमें एक यूरेशियाई जाति थी और दूसरी दक्षिण एशिया की हमारी जाति थी।
और इनके मिलन से जो लोग पैदा हुए उनके अस्थियों के साक्ष्य, उनके होने के साक्ष्य जमीन से 2.5 मीटर नीचे मौजूद मिले हैं नौका के साथ। पिछले वीडियो मत्स्य कन्या की संतानों में हमने आपको बताया था कि किस तरह से असीरियन लोग भारत समुद्री मार्गों के जरिए आए और सिर्फ केरल तक की तरफ ही नहीं, कुछ लोगों को लहरें पश्चिमी तटों पर गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक लेकर आई और वो लोग आगे बढ़े और उन्होंने हमारी संस्कृति पर प्रभाव डाला। मत्स्य कन्या में जहां बात अधूरी रह गई थी उसे पूरा करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मुजरिस शहर 1341 ईस्वी तक, यानी आज से 800 साल पहले तक मौजूद था, लेकिन 1341 में एक आए समुद्री तूफान और भयंकर बाढ़ में ये शहर डूब गया। ये बंदरगाह शहर हमेशा के लिए पानी में चला गया और आज उस जगह पर एक छोटा सा गांव है पतना। अब हम आते हैं लौटकर मत्स्य कन्या की संतानों की अगली स्टोरी पर, और जो ये बताती है कि जो असीरिया से जो लोग आए या यूरेशिया से जो लोग आए या अफ्रीका से जो लोग आए, उनमें से बहुत से लोग वापस लौट गए, व्यापार के लिए आए थे, लेकिन कुछ लोग यहाँ बस गए और जो बसे उन्होंने यहाँ बसने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए और अपना प्रभाव भी छोड़ा। ऐसी ही कहानी के संकेत हमें मिलते हैं मत्स्य कन्या की संतान से। मत्स्य कन्या के पहले पति के पुत्र यानी असीरियन पुत्र ने, जो कि एक बड़े विद्वान के रूप में पहचाना गया, उसने इतिहास लिखा ना सिर्फ उस राज परिवार का जिसने उसकी माता से शादी की, शरण दी, बल्कि अपनी माता के विषय में भी बताया और उन्हें स्थानीय साबित करने के लिए एक बहुत ही रोचक कथा उस इतिहास में जोड़ी। उसने बताया कि उसकी माता के पिता यानी उसके नाना भी एक राजा थे और वो इसी देश के राजा थे। वो एक वन आखेट के लिए निकले और दूर चले गए। इधर से रानी राज सबला हुई, उनसे पति से मिलने की इच्छा हुई। उसने घर के पक्षी के हाथ संदेश भिजवाया पति को। राजा दूर वन में निकल चुका था, पक्षी उसके पास पहुंचा। पक्षी ने रानी का संदेश राजा को दिया। राजा ने वो संदेश पढ़ा, लेकिन वो इतना दूर था कि वापसी तत्काल संभव नहीं थी, इसलिए उसने अपना शुक्र यानी अपने वीर एक दोने में रखकर उस पक्षी को दे दिया। पक्षी पंजे में दोने को दबाए आकाश में उड़ा और रास्ते में उस पर एक अन्य शिकारी पक्षी ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से दोना उसके पंजों से छूटकर नीचे जलाशय में जा गिरा, जहां पर एक मछली थी और उस मछली ने उसको पी लिया, जिससे वो गर्भवती हुई। एक मछुआरे ने मछली को पकड़ा और जब उसने उसका पेट चीरा तो उसमें से ये कन्या निकली और वो उसकी माता मत्स्य कन्या थी। मत्स्य कन्या एक ऐसा शब्द था जो पिछले वीडियो में हमने बताया कि जो मति भ्रम से उत्पन्न हुआ था। राजा को असीरियन शब्द नया था, उसने सुना नहीं था। समुद्र से निकलकर आई थी स्त्री, उसने उससे पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं असीरन्ना हूँ। उसे लगा राजा को कि वो मत्स्य कन्या कह रही है, क्योंकि वो समुद्र से निकल के आई है। उसी कहानी को उसके पुत्र ने उन्हीं की मान्यताओं को, यहाँ के लोगों की मान्यताओं को ही आगे बढ़ाते हुए, विश्वसनीय बनाते हुए अपनी कहानी को इस तरह से बताया कि वो मूल निवासी हैं और प्रभावशाली हैं। और हमें इस पर यह आश्चर्य नहीं करना चाहिए। भले आज विज्ञान ये बताती है कि हवा के संपर्क में आने से शुक्र बहुत क्रियाशील और जीवित नहीं रहते हैं, लेकिन पिछली सदी तक समाजों में ऐसी मान्यताएं थीं कि ये जानकारियां, वैज्ञानिक जानकारियां नहीं थीं और ये मान्यताएं थीं कि शुक्राणु जो है लंबे समय तक रहते हैं। इस विषय पर आचार्य चतुर्सेन ने काफ़ी काम किया है और उन्होंने यौन आदतों संबंधी लोक परंपराओं पर काफ़ी कुछ लिखा, और जिसमें वो कहते हैं कि पति के शुक्र वाला वस्त्र अगले दिन पहन लेने की वजह से भी महिला गर्भवती हो गई। तो ऐसी बहुत सी कहानियां समाज में प्रचलित थीं जो बहुत सारे ऐसे तथ्यों को छुपाती थीं, ऐसे संबंधों को छुपाती थीं जो प्रेम संबंध होते थे और जिनसे संतानें उत्पन्न होती थीं। इसमें सबका सम्मान बचा रहता था और
मत्स्य कन्या के पुत्र ने भी वही किया, स्त्री सम्मान को बरकरार रखा। सबसे बड़ी बात जो मत्स्य कन्या की कहानी से निकलती है वो ये निकलती है कि उस समय तक, यानी कि उस काल तक, मत्स्य कन्या के काल तक भारतीय समाज में ऊंच नीच छुआछात नहीं थी। विजातीय विवाह भी संभव थे। मत्स्य कन्या से राजा विवाह कर रहा है। मत्स्य कन्या न उसकी जाति की है न प्रजाति की है, दूर से आई है, उसे पता भी नहीं है कि वो कहाँ से आई है, समुद्र से निकल के आई है, लेकिन राजा उससे विवाह कर रहा है। तो इसका मतलब है कि वहाँ छुआछात, ऊंच नीच और जात पात की भावना उस काल में नहीं थी। ये आती है उत्तर महाभारत काल में। उत्तर महाभारत काल में एक बड़ा प्रश्न अर्जुन के हवाले से गीता के पहले अध्याय में ही हमें सुनने को मिलता है, और अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं कि हे कृष्ण, अधर्म बढ़ने से कुल की स्त्रियां दूषित होती हैं। हे वार्ष्णे, स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। यानी कि महाभारत का जब अंतिम काल आ रहा था, उत्तरार्ध शुरू हो गया महाभारत काल का, उस दौरान ये एक बड़ा प्रश्न बन गया था कि वर्ण संकर एक बड़ा प्रश्न बन गए थे। यानी जो विजातीय विवाहों से जन्मे थे, जो बाहर की जातियों से जन्मे थे, उन पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। उनका प्रभाव समाज में दिखने लगा था। तो आज दिल दिल्ली देश में इतना ही। जल्द ही इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णे, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्णसंकर पैदा होते हैं।